जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के सबसे महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस देखेंगे और इन 50 क्वेश्चंस के माध्यम से पूरी जीके के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जिन जिन टॉपिक से एग्जामिनर साथियों आपसे सवाल रखने वाले हैं, सवाल पूछने वाले हैं, तो इसको बहुत तेजी के साथ देखेंगे और बहुत साथियों डीपली भी हम लोग जाएंगे। उतना डीपली जाएंगे कि जहां से साथियों एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाएं और आपका एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाए। देखिए, पहला सवाल है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? तो मैं कहूंगा किसके काल में हुई थी साथियों? मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में हुई थी। अगर आपसे पूछे साथियों क्या कि रक्त पिपासु किसे कहा जाता है, बहुत पूछता है आपसे, अगर पूछे रक्त पिपासु किसे कहा जाता है तो मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु कहा जाता है। ठीक है ना। 1333 में साथियों, क्या 1333 की अगर बात करते हैं, यहां पर हम लोग आप लोग ध्यान रखेंगे इब्न बतूता जो भारत की यात्रा पर आया था ये 1333 में आया था। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि टोडा एक जनजाति है जो कहां पर निवास करती है, मुझे बताइए। जब हम साथियों टोडा की बात करते हैं तो ये के एक तरीके से पशुपालक जनजाति। कैसी जनजाति है? पशुपालक, यानी कि ये पशुओं को पालती है। कैसी जनजाति है? पशुओं को पालती है। अगर बात करें साथियों नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर हैं, किस राज्य में है, तो तमिलनाडु आपको बताना है, क्योंकि ये कहां पर है साथियों? ये तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियां, और नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही टोडा जनजाति निवास करती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि विश्व में सबसे अधिक एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन सा है, मुझे बताइए। यानी कि एक ऐसा देश जहां पर एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, तो वो कौन सा देश हो जाएगा? वो साथियों चीन हो जाएगा। आंसर आपका डी के साथ। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी? यानी कि एक सड़क बनवाई गई थी जिसका नाम था सड़क ए आजम। इसको किसने बनवाया था? तो मैं कहूंगा इसको साथियों शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। अब आपसे अगर सवाल साथियों ये पूछ लिया जाए कि सड़क ए आजम को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, तो इसको क्या कहा जाता था साथियों? उत्तरापथ कहा जाता था। ठीक है ना। सड़क ए आजम को पहले क्या कहा जाता था? उत्तरापथ कहा जाता था। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कहां से कहां तक है? ये साथियों बंगाल से पाकिस्तान तक है, पाकिस्तान के पेशावर तक। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, एंजाइम है, या एक विटामिन है, या ये साथियों एक नमक है? देखिए इंसुलिन की अगर बात करें तो ये एक प्रकार का हार्मोन होता है, और जब शरीर में साथियों इस हार्मोन की कमी हो जाती है, यानी कि इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो शर्करा की मात्रा साथियों हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, और जब शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है साथियों? मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको डायबिटीज कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि दिल्ली में जो पुराना किला है इसके भवनों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, मुझे बताइए। तो दिल्ली में स्थित पुराने किले का भवनों का निर्माण साथियों शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शेर मंडल भवन का निर्माण किसने करवाया, क्या शेर मंडल भवन का निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह सूरी ने। उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए किला ए कोहना मस्जिद की अगर आपके बारे में साथियों पूछ लिया जाए तो किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण भी साथियों शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, मुझे बताइए। देखिए 1954 की बात है। कब की बात है? 1954 की बात है। भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या? गणेश वासुदेव मावलंकर। यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा साथियों लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है ना। और इनके विरुद्ध इनको हटाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था। तो मैं कहूंगा कि सवाल का जवाब आपका जीवी मावलंकर हो जाएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन यह पारित नहीं हुआ था, पास नहीं हुआ था। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, मुझे बताइए। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल। तो लुईस ब्रेल दिवस की अगर बात करें साथियों कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए साथियों प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, यह बहुत पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब
कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। उसके अलावा अगर बात करें, देखिए 10 जनवरी को 2 दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं 10 जनवरी को? मैं आपको बता देता हूं। एक तो साथियों विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है तो आपको क्या बताना है? 10 जनवरी बताना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्या अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो यह भी साथियों कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को ही मनाया जाता है। ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगर बात करें साथियों राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये जानकारी भी आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आप एसएससी एमटीएस के पेपर को वाकई में पास करना चाहते हैं और बहुत एक तरीके से आसानी से पास करना चाहते हैं तो ये एग्जाम से पहले जो पीडीएफ आपको दी जाती है साथियों वो आपके लिए तैयार हो चुकी है। यानी कि 2 पीडीएफ मैं आपको दूंगा और अगर इन दोनों पीडीएफ को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो साथियों यहां से आपका 65 से 70% पेपर साथियों फंसेगा एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। तो पहली पीडीएफ आपको जो दी जाएगी वो 10 मॉडल पेपर की दी जाएगी। क्या इसमें साथियों जैसे आपका एग्जाम आएगा ना जिसमें 25 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, ऐसे 10 मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं। उसके अलावा साथियों क्योंकि जीएस में आपको स्कोर ज्यादा करना है इस बार तो आपको साथियों करंट अफेयर पर पकड़ बनाना पड़ेगी और इसलिए करंट अफेयर के लिए साथियों मैंने 1000 क्वेश्चन तैयार करवाए हैं वन लाइनर प्रकार से। तो ये साथियों जनवरी से लेकर अगस्त तक की ये करंट अफेयर है, इनको भी साथियों आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो ये दोनों साथियों पीडीएफ अपने एग्जाम से पहले, अपने शिफ्ट से पहले सरसरी निगाहों से अगर आप देखकर चले जाते हैं तो आपका पेपर साथियों पास समझिए। तो ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं साथियों? सिर्फ 45 रुपए की आपको पीडीएफ दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में साथियों इसका लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ करके, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर आप 45 का पेमेंट करेंगे तो पीडीएफ आपको साथियों भेज दी जाएगी। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो मुझे बताइए साथियों क्या आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है? बताइए। देखिए अगर बात करें साथियों यहां पर सुचिता कृपलानी की तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचिता कृपलानी थी। अगर बात करते हैं सुचिता कृपलानी जी की तो संविधान सभा की सदस्य भी रही थी साथियों ये, और एक स्वतंत्रता सेनानी भी रही थी सुचिता कृपलानी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान ये कहां पर स्थित है? बताइए। तो अगर बात करिए कहां पर स्थित है, ये तो साथियों इंग्लैंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है, ठीक है ना। तो इंग्लैंड में इंग्लैंड के क्यू में स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसका नाम है साथियों रॉयल बॉटनिकल गार्डन। क्या? रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो है ना ये विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है जो कहां पर स्थित है? इंग्लैंड के क्यू में स्थित है। उसके बाद देखिए कि लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था साथियों? लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था, जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट। इनमें से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है मुझे बताइए। सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। जो एडन नहर है, एडन नहर, ठीक है ना, एडन नहर को साथियों दामोदर नदी से निकाला गया है, यह जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष 2001 से 11 की अवधि में देश की जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत कितनी थी? यानी कि देश की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी थी? तो मैं कहूंगा साथियों कितने प्रतिशत बढ़ी थी? 17.7% बढ़ी थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि अगर 10 सालों में जो वृद्धि दर थी ना वो 17%, 17.70% थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए एक और जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2045 तक में, 2045 की अगर बात करते हैं साथियों 2045 तक का लक्ष्य रखा गया है कि भैया 2045 तक तो जनसंख्या में स्थिरता ले आएंगे, ठीक है ना। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एक सवाल और आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है साथियों? जनांकिकी। क्या? जनांकिकी कहते हैं इसको। इंग्लिश की अगर बात करें साथियों डेमोग्राफी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डेमोग्राफी भी कह सकते हैं। तो जनसंख्या के अध्ययन को जनांकिकी भी कहते हैं, डेमोग्राफी भी कहते हैं, ये भी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के सवाल की, देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि विवाद खत्म करने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? तो कौन सी योजना शुरू की थी साथियों? विरासत योजना शुरू की थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। क्यों शुरू की गई थी? जो भूमि से संबंधित विवाद है ना इनको खत्म करने के लिए शुरू की गई थी। अच्छा एक योजना है साथियों जो बहुत पूछी जाती है, देखिए 1 स्कूल 1 IAS। क्या?
वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य के द्वारा साथियों शुरू की गई थी? तो मैं कहूंगा केरल के द्वारा शुरू की गई थी। क्या यह योजना केरल में शुरू की गई थी? उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, दो योजनाएं आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तो आप लोग ध्यान रखेंगे पथश्री योजना। क्या पथश्री योजना की अगर बात करें तो पथश्री योजना कहां पर शुरू की गई? पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। कहां पर शुरू की गई? पश्चिम बंगाल में शुरू की गई पथश्री योजना। उसके अलावा एक और मैं आपको बता देता हूं साथियों, युवा श्री योजना। क्या युवा श्री योजना ये कहां पर शुरू की गई? ये भी साथियों कहां पर शुरू की गई? पश्चिम बंगाल में ही शुरू की गई। तो वन आईएएस वन स्कूल वन आईएएस योजना कहां पर शुरू की गई? वन स्कूल वन आईएएस योजना केरल में, पथश्री योजना और युवा श्री योजना पश्चिम बंगाल में और विरासत योजना उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए किस वर्ष हुगली के तटों पर देश का पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? मुझे बताइए। तो कब किया गया था साथियों? 1651 में किया गया था, जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो लोग भी चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो अपने सिलेक्शन के लिए, क्या साथियों, अपने सिलेक्शन के लिए इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको ऐसा कंटेंट देने वाला हूं जो आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलिए यहां पर अगर बात करते हैं 1651 सही जवाब। अगला सवाल देखिए कि किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? किसको साथियों संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? चलिए तो साथियों बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, प्रस्तावना की जब हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य कहां पर किया जाता है साथियों? केरल में किया जाता है। ठीक है ना। अगर तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम है। यक्षगान कहां का है? तो कर्नाटक का है। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है। ये भी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? यानी कि अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल है तो कितना होगा? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। लेकिन अगर इस 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में अगर बदलें तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका साथियों 36.89 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो मैं कहूंगा जोजिला दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है। ये आपका क्या होगा? ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगर देखिए बात करें साथियों, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि काराकोरम दर्रा कहां पर है, तो काराकोरम दर्रा कहां पर है साथियों? जम्मू कश्मीर में। क्या जम्मू कश्मीर में साथियों कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मुझे बताइए। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है साथियों? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और अगर बात करें साथियों पूरे विश्व में अपने भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना साथियों, पता कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। क्या? तीसरे नंबर पर। कभी को पहले नंबर पर भी हुआ करती थी भारत की अर्थव्यवस्था 10वीं सदी में। कब साथियों? 10वीं सदी में जो भारत की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो साथियों पहले नंबर पर थी, यानी कि टॉप 1 पर थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मुझे बताइए। देखिए चिपको आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों किससे संबंधित? ये वृक्षों की कटाई का विरोध करता है। तो मैं कहूंगा ये पादप संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। मुगल सम्राट ने इनमें से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे कैप्टन हॉकिंस आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि मुगल सम्राट ने इंग्लिश खान की उपाधि जो दी थी वो विलियम हॉकिंस को दी थी, जिनका भी आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए कि निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो देखिए बैकाल झील की अगर बात करते हैं, देखिए माना जाता है कि बैकाल झील जो है ना, ये साथियों 3 करोड़ वर्ष पुरानी है। कितनी वर्ष पुरानी है? 3 करोड़ वर्ष पुरानी है, ऐसा माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे प्राचीनतम झील तो बैकाल झील, विश्व की सबसे गहरी झील तो बैकाल झील। ठीक है ना। एक और सवाल आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सर्वाधिक जल क्षमता वाली झील कौन सी? यानी कि सबसे ज्यादा जल क्षमता जिसके पास है। क्या? सबसे ज्यादा जल क्षमता वाली झील साथियों कौन है? अगर आपसे पूछा जाए तो कैस्पियन झील आपको बता देना है।
ठीक है ना, क्या बता देना है, कैस्पियन झील आपको बता देना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, देखिए सवाल को और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो साथियों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके विरोध में ही साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो किसके विरोध में, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में साथियों ऐसा उन्होंने किया था। तो इस प्रकार सही जवाब जिनका है ऑप्शन नंबर सी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की अगर बात करें साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है, फटाफट देखिए और मुझे बताइए। तो बलवंत राय मेहता अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, तो BR मेहता यानी कि बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारत का प्रथम डिजिटल गांव किस राज्य में है, केरल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या साथियों उत्तर प्रदेश में। तो मैं कहूंगा कहां पर है, गुजरात में है। और इसका नाम क्या है साथियों, अकोदरा इसका नाम है। इसका नाम क्या है गांव का, तो अकोदरा नाम भी ध्यान रखेंगे, हो सकता हो साथियों ऐसे करके पूछ लिया जाए। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करते हैं, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर राष्ट्रीय विकास परिषद की, तो क्या राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी प्रदान करते हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। राष्ट्रीय विकास परिषद ही पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी प्रदान करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, तो साथियों 6 अगस्त 1952 को किया गया। कब किया गया, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो साथियों PM जो होते हैं यानी कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके पदेन सदस्य होते हैं, या नीति आयोग के जो जितने भी सदस्य हैं वो सब साथियों इसके सदस्य कहलाए जाते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग हुआ था। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ साथियों, 1930 में हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1931 में हुआ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ साथियों, 1932 में हुआ। पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, तो एक तो भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया और तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा A और B। अच्छा ये B वाला है ना, ठीक है ना, ये B यहां पर मिसमैच हो गया है। तो कुल मिला के आप लोग ध्यान रखेंगे तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया साथियों, भाग लिया। ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत का चीनी का सबसे बड़ा राज्य आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। यानी कि जहां पर एक ऐसा राज्य आपको बता रहे हैं जहां पर चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो चीनी का उत्पादन साथियों उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और गन्ने की अगर बात करें, गन्ने का उत्पादन भी साथियों कहां पर किया जाता है, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उसके अलावा अगर गेहूं की बात करें साथियों तो गेहूं का भी किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में था, मुझे बताइए। देखिए यहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। अगर मान लीजिए साथियों ये पूरा विश्व है और पूरे विश्व में साथियों जाहिर सी बात है 100% जनसंख्या रहेगी, 100% जनसंख्या रहेगी। लेकिन अगर बात करें भारत के पास कितनी साथियों जनसंख्या रहती है, भारत के पास 17.5% जनसंख्या रहती है। यानी कि अगर पूरे विश्व में 100 लोग हैं तो 17.5 लोग साथियों भारत में ही हैं। तो मैं कहूंगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या ये कितने प्रतिशत, ये विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है, तो 17.5% करती है। लेकिन अब अगर बात करें, मान लीजिए ये पूरा एरिया है, पूरी जमीन है, अगर पूरी जमीन 100% है तो भारत के पास सिर्फ कितना प्रतिशत है, 2.4% है। यानी कि पूरे विश्व की जनसंख्या लिए हुए है भारत 17.5%, लेकिन जमीन सिर्फ भारत के पास है 2.5%, ठीक है ना। तो इसलिए साथियों जमीनों की कमी है भारत में। खैर अगला सवाल देखिए कि 6 से
14 वर्ष तक की आयु के बीच बच्चों का शिक्षा का अधिकार ये कैसा अधिकार है? यानी कि देखिए, जो भी 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा है उसके लिए जो शिक्षा है ना वो कंपलसरी है, यानी कि उसको शिक्षा करना ही करना है, स्कूल उसको भेजना ही भेजना है। तो ये क्या है? ये बच्चे का एक मौलिक अधिकार है, ये बच्चे का एक मूल अधिकार है। इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? साथियों, मुस्लिम एक तरीके से प्रेसिडेंट आपसे यहां पर पूछे जा रहे हैं, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, आप सभी को मालूम होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था। दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में हुआ था। और तीसरा अधिवेशन जो हुआ था वो 1887 में हुआ था। इसी अधिवेशन में, यानी कि तीसरे अधिवेशन में साथियों, जो कि 1887 में हुआ था, ये कहां पर हुआ था? ये मद्रास में हुआ था। कहां पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। तो यहीं पर जो अध्यक्षता की थी साथियों, वो बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी। तो मैं कहूंगा सवाल आपसे बन गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आप लोग भी ध्यान रखेंगे। देखिए जब हम थारू जनजाति की बात करते हैं तो थारू जनजाति ही दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश में साथियों पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन नेपाल में साथियों बहुत ज्यादा प्रतिशत एक तरीके से पाई जाती है, ठीक है ना। नेपाल में साथियों ये लगभग 66% पाई जाती है ये जनजाति, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भील जनजाति कहां पर पाई जाती है, क्या अगर भील जनजाति आपसे पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश आपको बताने के भील जनजाति जो है ना ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और अगर आपसे गारो जनजाति के बारे में पूछ लिया जाए कि गारो जनजाति कहां पर पाई जाती है, तो ये मेघालय में पाई जाती है। कहां पर? मेघालय में पाई जाती है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, एकमात्र मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? अलाउद्दीन खिलजी? नहीं। मोहम्मद तुगलक? नहीं। शेरशाह? मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों शेरशाह आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चरकुला नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? केरल से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, या साथियों गुजरात से? मुझे बताइए। देखिए अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए, मैं आपसे पूछता हूं साथियों, लठमार दिवाली नृत्य कहां पर मनाया जाता है? क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए साथियों लठमार दिवाली नृत्य कहां पर किया जाता है साथियों, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है बुंदेलखंड में। कहां पर साथियों? आपको बताना है बुंदेलखंड में किया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट आपको साथियों बता दिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लठमार होली कहां पर मनाई जाती है, क्या लठमार होली की अगर जब बात आए साथियों, क्या लठमार होली की अगर बात आए तो आपको बरसाना बताना है। मथुरा का साथियों क्या? बरसाना आपको यहां पर बताना है। ये 2 पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाए, क्योंकि चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? मुझे बताइए। तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसकी शुरुआत 1951 से 1956 तक रही थी। 51 से 56 तक रही थी। पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि का विकास था, क्या? और दूसरी का साथियों क्या विकास था? दूसरी का आपका आप लोग ध्यान रखेंगे उद्योग को बढ़ाना, इसका विकास था दूसरी पंचवर्षीय योजना का। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? बताइए। तो नीली क्रांति की अगर बात करें, नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। मैं कहूंगा बिल्कुल नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से ही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नीली क्रांति के जनक कौन है, 2 नाम मैं आपको बताऊंगा, 1 सेकंड रुकिए। यहां पर अगर बात करें साथियों नीली क्रांति की, तो नीली क्रांति के जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है? नीली क्रांति के जनक 2 नाम मैं आपको बताऊंगा, ये दोनों नाम आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। एक तो हीरालाल चौधरी, क्या साथियों? एक तो हीरालाल चौधरी जो है ना साथियों, ये भी एक तरीके से नीली क्रांति के जनक कहलाए जाते हैं। उसके अलावा दूसरा नाम क्या है साथियों? दूसरा नाम अरुण कृष्णन है। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम आप लोग ध्यान रखेंगे अरुण कृष्णन है, ठीक है ना। तो ये दोनों अगर बात करते हैं साथियों, दोनों व्यक्ति की नीली क्रांति के जनक कहलाए जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? मुझे बताइए। देखिए अगर बात करते साथियों डेल्टा यहां पर बनाती हैं, क्या होगा? आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइए। चलिए देखिए पहली बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि अगर हम बात करते हैं साथियों नर्मदा नदी की, या हम बात करें साथियों ताप्ती नदी की, ठीक है,
ताप्ती नदी की बात करें या नर्मदा नदी की बात करें, तो ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये साथियों एस्चुअरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, ये एस्चुअरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती हैं। लेकिन अगर बात करते हैं गंगा नदी हो गई या गोदावरी नदी हो गई या ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, ठीक है ना, ये साथियों डेल्टा का निर्माण करती है। तो मैं कहूंगा गंगा नदी की अगर बात करें, गंगा नदी आपका डेल्टा का निर्माण करती है। ये आपका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए भूकंप की तीव्रता किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है। तो अगर बात करें साथियों यहां पर सिस्मोग्राफ की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ के द्वारा ही मापा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है साथियों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आंसर आपका सी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है साथियों, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो देहरादून में है। सही जवाब आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, देहरादून में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए साथियों, क्या आपसे पूछ लिया जाए, मैं आपको बता देता हूं भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर है। क्या पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए साथियों, क्योंकि पूछा जाएगा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर है, तो यह भी आपका देहरादून में ही स्थित है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। उसके अलावा अगर आपसे पूछे चीनी तकनीकी संस्थान कहां पर, क्या अगर आपसे पूछे साथियों चीनी तकनीकी संस्थान कहां पर है, तो ये कानपुर में है। कहां पर है साथियों, ये आपका कानपुर में है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कानपुर में हो गया। उसके अलावा अभी मैंने आपको बताया भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर है, तो ये देहरादून में है। लेकिन अगर आपसे पूछे कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, क्या अगर आपसे पूछता है कृषि अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछे, तो ये दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों, ये आपका दिल्ली में स्थित है। तो ये 4 चीजें यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि म्यांमार की राजधानी आपसे यहां पर पूछी जा रही है। तो म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगी साथियों, नायपीडो हो जाएगी म्यांमार की राजधानी। उसके अलावा अगर यहां पर साथियों बैंकॉक की राजधानी क्या है पूछ लेता, तो बैंकॉक की राजधानी नहीं बल्कि बैंकॉक किसकी राजधानी है ये होना चाहिए। तो बैंकॉक किसकी राजधानी है, मैं कहूंगा साथियों थाईलैंड की राजधानी। क्या थाईलैंड की राजधानी, ठीक है। अगर बात करें टोक्यो किसकी राजधानी है, तो ये साथियों जापान की राजधानी है, ठीक है ना। नेपिडो किसकी राजधानी है, म्यांमार की राजधानी है। और ताइपे की अगर बात करते हैं साथियों, ये ताइवान की राजधानी हो जाएगी। किसकी राजधानी हो जाएगी साथियों, ये आपकी ताइवान की राजधानी हो जाएगी। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम साक्षरता थी। यानी कि जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला था जहां की एक तरीके से साथियों जनगणना नहीं, साक्षरता जो थी वो सबसे कम थी, मुझे बताइए। चलिए, तो श्रावस्ती आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, बताइए। पहली बात तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर है साथियों, तो ये नीदरलैंड में है। कहां पर है ये आप लोग ध्यान रखेंगे, नीदरलैंड में है और नीदरलैंड के द हेग में है। कहां पर है साथियों, द हेग में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, राकेश शर्मा थे। अगर बात करते, देखिए ऐसा थोड़ी ना सबसे पहले अंतरिक्ष में यही गए होंगे, ये भारत के पहले व्यक्ति थे। लेकिन अगर बात करें पूरे विश्व की ये कौन से नंबर के व्यक्ति थे, तो 138वें नंबर के व्यक्ति थे जो साथियों अंतरिक्ष पर गए थे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। राकेश शर्मा कहां के थे साथियों, तो ये पंजाब के थे। कहां के थे साथियों, तो ये पंजाब के थे। ये भी आपको क्या रखना है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, मुझे बताइए। तो ग्रैमी पुरस्कार की अगर बात करें, ये तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और एक और सवाल आपसे पूछा जाता है, ग्रामी पुरस्कार को और क्या कहा जाता है, तो इसको साथियों ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, ग्रामोफोन अवार्ड किसको कहा जाता है, ग्रैमी पुरस्कार को ही ग्रामोफोन अवार्ड कहा जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों जो आपकी स्क्रीन पर है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। डींग एक्सप्रेस के नाम से कौन प्रचलित है, तो डींग एक्सप्रेस की अगर बात करते हैं साथियों, डींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। और हिमा दास साथियों असम में रहती हैं। कहां रहती हैं, असम में रहती हैं। उसके बाद देखिए इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो इनपुट
इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण साथियों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सीपीयू, यानी कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है। ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अगर बात करते हैं साथियों इसको, तो इसको क्या कहा जाता है साथियों? आप लोग भी ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्या? कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो अगर बात करते हैं विटामिन बी, तो विटामिन बी साथियों जल में घुलनशील है। राइट आंसर आपका भी हो जाता है। उसके बाद देखिए, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाएगा? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हरित क्रांति की शुरुआत साथियों कब हुई थी? तो 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और हरित क्रांति से जो सबसे ज्यादा प्रभावित एक तरीके से राज्य हुए हैं, वो कौन कौन से राज्य हुए हैं? वो साथियों पंजाब हुआ है, ठीक है ना, पंजाब हुआ है, यूपी भी हुआ है और हरियाणा हुआ है। चलिए अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा आपसे पूछी जा रही है, कौन सी है? तो सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो मैं कहूंगा जलोढ़ मृदा ही सबसे उपजाऊ मृदा है भारत में। उसके बाद देखिए, आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? ये पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो बी.आर. मेहता को कहा जाता है। ये आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगर बात करें साथियों, देखिए अगर बात करते एसएससी एमटीएस की, तो एसएससी एमटीएस एग्जाम से जस्ट पहले वाली पढ़ने वाली वीडियो है, यानी कि एग्जाम से तुरंत पहले पढ़कर इस वीडियो को चले जाइएगा, इस पीडीएफ को पढ़कर चले जाइएगा। 10 मॉडल पेपर वाली जो मैंने आपको बताई है साथियों, ठीक है ना, इस 10 मॉडल पेपर को और जनवरी 2024 से लेकर अगस्त 2024 तक की जो करंट अफेयर आपके लिए तैयार की गई है, 1000 प्रश्नों में साथियों ये पूरा करंट अफेयर का रिवीजन आप कर लेंगे। पूरी संपूर्ण करंट अफेयर है, इसमें सब इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके 7 से 8 सवाल पूछे जाएंगे साथियों करंट अफेयर के, वो सब के सब इसी में से फंसेगी। और अगर इस मॉडल पेपर को आप तैयार कर लेते तो आपका 65 से 70% आपका पेपर यहीं से फंसेगा। तो ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में मिल जाएंगी। कैसे साथियों? डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे साथियों तो आप हमारे, ठीक है ना, उस लिंक पर जब आप साथियों क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर साथियों क्या 45 का पेमेंट करके ये दोनों पीडीएफ आप ले सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और एसएससी एमटीएस की प्लेलिस्ट भी है, उसमें कुछ निःशुल्क क्लासेस आते हो तो उनको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि पेपर आपका बहुत आराम से निकल जाना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने 2-4 मित्रों के साथ अगर शेयर कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा डेली आपके लिए वीडियो आ रही है पूरे मॉडल पेपर वाली, यानी कि उसमें साथियों जीएस होगी, उसमें करंट अफेयर होगी, उसमें इंग्लिश होगी, उसमें रीजनिंग, मैथ होगी, सब कुछ पढ़ाया जाता है आपको एक वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वो क्लासेस आपने ना देखी हो तो उन क्लासेस को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।